Yes, hello everyone. This is Jia Bajaj, and we are going to discuss today socialism in Europe and the Russian Revolution. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रशियन रेवोल्यूशन। आज हम रशियन रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन रशियन रेवोल्यूशन को जानने से पहले हमें पहले ये पता होना चाहिए कि रेवोल्यूशन होता क्या है, रशिया में क्यों आया, किस लिए आया, ये बात की बात है। लेकिन पहले ये पता होना चाहिए रेवोल्यूशन होता क्या है। देखो बेटा, रेवोल्यूशन से हमारा मतलब होता है क्रांति। और क्रांति कब आती है? क्रांति तब आती है जब इंसान किसी भी चीज को, आपका किसी चीज से परेशान हो जाता है और उसको लगता है कि नहीं, अब तो बस हद हो गई है, अब तो बस कुछ होना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए। क्लियर? तब आती है, तब आता है रेवोल्यूशन। ऐसा ही रेवोल्यूशन इंडिया ने फेस किया था 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति जो थी, ये इसी क्रांति, इसी रेवोल्यूशन का ही एग्जाम्पल थी। जो हमारे इंडिया के जो पुराने लीडर्स जब परेशान हो गए थे, किस चीज के लिए परेशान हो गए थे? वो बेचारे परेशान हो गए थे कि ब्रिटिशर्स का बहुत हो गया, ब्रिटिशर्स ने बहुत लंबे समय से रूल कर लिया, अब तो भैया बस बहुत हो गया, अब तो हमें आजादी मिलनी चाहिए। तो दिस वाज द 1857 revolution is called the last revolution of Indian independence of old leaders। जो ओल्ड लीडर्स थे उनकी इंडिपेंडेंस का लास्ट रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो अब इसी तरह से आपका जो है, जब फ्रांस के लोग परेशान हो गए कि नहीं अब बहुत हो गया, बहुत हो गई ऑटोक्रेसी, बहुत हो गया ये राजा प्रजा का खेल, तब 1789 में हमारा आया था बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या आया था आपका? फ्रेंच रेवोल्यूशन। और अब आया, अब किसकी बारी थी? अब बारी थी बेटा रशिया की। अब किसकी बारी थी बेटा? रशिया की। क्लियर? अब रशिया में चेंज लाने की बारी थी। ठीक है, तो रशिया में चेंज लाने की बारी थी। जरा इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जरा समझ लेते हैं। कह रहे नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। कह रहे responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift। वो कुछ चेंज करना चाहते थे। अब कुछ ऐसे थे जो कंजर्वेटिव नेचर के थे। अब सोसाइटी में बड़े सारे तरह के लोग रहते हैं, है कि नहीं? एक होता है बड़ा शरारती टाइप का बच्चा होता है, एक होता है बड़ा ही शरीफ टाइप का बच्चा होता है, एक होता है जो मीडियोकर टाइप का बच्चा होता है। तो वैसे ही हमारी सोसाइटी में भी तीन तरह के लोग रहते हैं। तो वैसे ही वहां पर भी तीन तरह के लोग थे। एक थे कंजर्वेटिव, एक थे लिबरल्स और एक थे रेडिकल्स। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या था, जरा इसके बारे में जानते हैं। क्लियर है? अब लिबरल्स वो लोग थे, ठीक है। अब देखो क्रांति क्यों आई, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, इसका रीजन क्या था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। ठीक है, जिसकी वजह से रशिया में रेवोल्यूशन का जरूरत महसूस हुआ। तो देखते हैं जरा लिबरल्स कौन थे। पहले लिबरल्स के बारे में बात करते हैं। लिबरल्स वो लोग थे wanted a nation which tolerated all religions। लिबरल्स वो लोग थे जो चाहते थे सभी धर्म के लोग अलाउड है इंडिया में, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो इंडिया में नहीं रह सकता। जैसे इंडिया सेकुलर कंट्री है, इंडिया में क्या है, सभी तरह के धर्म आपके अलाउड है ना। तो वैसे ही लिबरल्स भी ऐसे ही थे जो एक ऐसा नेशन चाहते थे विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स, जिसमें सभी रिलीजन मिलकर रहे। अब आपका क्या था, वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स। अब इस समय पर लेकिन यूरोप में क्या चल रहा था? यूरोप में तो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। यूरोप में तो क्या होता था, एक रिलीजन को फेवर देते थे वो, मतलब आपका ब्रिटेन तो सिर्फ चर्चेस को ही फेवर किया करता था, ठीक है, और आपका स्पेन कैथोलिक चर्चेस को फेवर किया करता था। लेकिन लिबरल्स क्या चाहते थे? लिबरल चाहते थे कि आपका हमारी सोसाइटी जो है आपका टॉलरेट करे रिलीजन ऑफ ऑल। तो ये भी एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन लिबरल्स, कंजर्वेटिव एंड रेडिकल्स। तो लिबरल्स वो लोग थे जो क्या चाहते थे, विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। क्लियर है? लिबरल्स आल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। लिबरल्स ये भी नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ पर जो रूलर्स हैं वो रूल करें, ठीक है, वो चाहते थे कि गवर्नमेंट से उनके जो राइट्स हैं वो सेफ गार्ड होने चाहिए। क्लियर है? अब तो लिबरल्स कौन हो गए, अगर इसको कंसाइज फॉर्म में देखें
तो liberals were the persons who want कि यूरोप टॉलरेट ऑल टाइप ऑफ रिलीजन्स। हालांकि यूरोप में क्या चल रहा था, डिस्क्रिमिनेशन। किस चीज को लेकर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था यूरोप में? ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड और स्पेन वाले क्या कहते थे, वो चर्च को फेवर करते थे। स्पेन वाले लोग कैथोलिक चर्च को फेवर करते थे, लेकिन लिबरल कहते थे कि नहीं भैया, हमारे यहाँ पर सभी तरह के रूल्स होने चाहिए। चलिए एनीवे, ये बात समझ में आ गई हमें, क्लियर है? तो वो क्या चाहते थे, सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। क्लियर? अब जरा चलते हैं किसके ऊपर, अब हम चलते हैं आपका इसके अलावा और कौन थे, हमने पढ़ना किसके बारे में। अब वो ये भी कहते हैं, अब इसके अलावा कह रहे, उन्होंने ये भी कहा, दे आर्ग्यूड द रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है, पार्लियामेंट होती है। उन्होंने इस चीज पर भी जोर दिया। किन्होंने दिया? लिबरल्स ने इसी बात पर जोर दिया। और उन्होंने ये भी कहा, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं मानी जो हमारे इंडिया में होती है। उन्होंने सारी चीजें इंडिया वाली कही कि भाई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, इलेक्टेड असेंबली होनी चाहिए, ठीक है, सब चीजें उन्होंने सभी चीजें कही, लेकिन एक चीज उनकी इंडिया से मैच नहीं हुई। वो क्या थी? वो नहीं चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे? दे डिड नॉट बिलीव इन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे डिड नॉट बिलीव इन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सभी के कैमरा ऑफ है, मेरे को कैमरा ऑन चाहिए सभी के, वरना मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी। इज इट ओके? तो हमारा जो है, तो दे डिड नॉट बिलीव। अब वो क्या नहीं, सिर्फ एक ही चीज इंडिया से मैच नहीं की। क्या चीज मैच नहीं की? कि दे डिड नॉट बिलीव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। होता क्या है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? द पर्सन हु हैव अटेन्ड 18 years old age is having right to vote. Is it okay? उनको राइट टू वोट होता है। वो नहीं चाहते थे खाली ये, इज इट ओके? वो ये नहीं चाहते थे भाई ये नहीं होना चाहिए, बाकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, पार्लियामेंट होनी चाहिए, सभी रिलीजन होने चाहिए, इंडिया की तरह सब कुछ होना चाहिए। क्लियर है? एंड दैट द राइट टू, सभी सिटीजन को वोट भी मिलना चाहिए। लेकिन एक चीज और भी नहीं चाहते थे जो इंडिया में होती है, वो क्या है कि दे डिड नॉट वांट द वोट फॉर विमेन। तो जो दो चीजों में लैक कर गए ना लिबरल्स, किन चीजों में लैक कर गए? एक तो वो ये नहीं चाहते थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो। क्लियर है कि 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, या पहले तो ये एज 21 हुआ करती थी इंडिया में। और दूसरा वो क्या चाहते थे कि आपका जो है विमेन को वोट करने की पावर नहीं मिलनी चाहिए। अब इंडिया में तो सभी को पावर है, चाहे वो मेन है चाहे वो विमेन है। यहां तक समझ में आ गया सभी को? यस एवरीवन, इज इट ओके? क्लियर है? तो ये थे लिबरल। इज इट ओके? सभी बताएंगे। मैंने कैमरा ऑन आपके एक्सप्रेशन जानने के लिए ऑन करवाए हैं, ना कि अपने आपका जो है व्यूज जानने के लिए। समझ में आ गया यहाँ तक? यस, कौन थे लिबरल्स? यस एवरीवन। अब उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद कौन थे बेटा? फिर हम बात करते हैं किसके बारे में? फिर हमारे पास आ जाते हैं इन कंट्रास्ट रेडिकल्स भी थे। अब ये रेडिकल्स कौन थे? देखो, तीन तरह के लोग हमने जानने हैं आज। पहले लिबरल्स जानने हैं, फिर क्या जानना है? रेडिकल्स जानना है, और फिर क्या जानना है हमने? कंजर्वेटिव जानना है। समझ गए बात को? अब इसके अपोजिट में जो हमारे कौन थे, जल्दी से बताइए, इसके अपोजिट में हमारे कौन थे? आपका रेडिकल्स कौन थे? तो देखते हैं जरा रेडिकल्स कौन थे। रेडिकल्स थे इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, कि जिसको कंट्री की मेजर पॉपुलेशन चाहे वो गवर्नमेंट बने। विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। मैनी सपोर्टेड विमेन सफ्रगेट। अब ये विमेन सफ्रागेट क्या है? विमेन सफ्रागेट है कि विमेन्स को भी आपका पावर मिलनी चाहिए, राइट टू वोट मिलना चाहिए। समझ गए बात को? उनको भी राइट टू वोट मिलना चाहिए, जो कि लिबरल्स ने मना कर दिया था। लेकिन यहाँ पर कंट्रास्ट में रेडिकल्स ने कहा, रेडिकल्स ने क्या कहा कि विमेन्स, आपका विमेन्स को पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, और उनकी गवर्नमेंट कैसे बेस्ड होनी चाहिए? मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। अनलाइक लिबरल्स, दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ऑनर्स। मतलब उन्होंने भी ये अपोज किया कि जो लैंड ऑनर्स को या वेल्दी ऑनर्स को जो प्रिविलेजेस मिलती हैं वो नहीं मिलनी चाहिए, सभी को बराबर का राइट होना चाहिए। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन उन्होंने ये कहा था, ऐसा नहीं है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे रेडिकल्स,
लेकिन वो ये चाहते थे कि जो पावर है शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड, ठीक है, इन दी हैंड्स ऑफ अ फ्यू, कि कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। तो रेडिकल्स भी समझ में आ गया हम लोगों को? यस एवरीवन, व्हाट डू यू मीन बाय रेडिकल्स? तो व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन लिबरल्स एंड रेडिकल्स? लिबरल्स एंड रेडिकल्स में एक मेजर डिफरेंस ये था कि रेडिकल्स जो चाहते थे, रेडिकल्स क्या चाहते थे? रेडिकल्स चाहते थे आपका सफ्रगेट, कि विमेन्स को पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है, लेकिन वो लिबरल्स नहीं चाहते थे। दूसरा वो क्या चाहते थे? दूसरा वो ये चाहते थे इन कंट्रास्ट कि जो मेजोरिटी है ना, मेजोरिटी के ऊपर इनकी आपकी कंट्री की गवर्नमेंट चलनी चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? यस एवरीवन, दैट वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लिबरल्स एंड द यू कैन से रेडिकल्स। अब आते हैं बेटा कंजर्वेटिव्स के ऊपर। अब कंजर्वेटिव्स कौन थे? अब कंजर्वेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि कंजर्वेटिव है। जैसे कई बार हम किसी को देख के बोल देते हैं ना, बड़ा एक कंजर्वेटिव नेचर का है। कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या होता है? वे किसी से ज्यादा बातचीत करना इसको पसंद नहीं है, किसी से मेल जोल बढ़ाना इसको पसंद नहीं है, अपने तक ही सीमित रहना चाहता है। इज इट ओके? तो अब कंजर्वेटिव कौन होते हैं? कंजर्वेटिव वर अपोज्ड टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। कह रहे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कि कुछ कंजर्वेटिव ने अपने माइंड ओपन किए थे चेंज लाने के लिए, ठीक है, अर्लियर इन द 18th सेंचुरी, ठीक है, वो लेकिन आपका अर्लियर आपका कंजर्वेटिव हैड बीन जनरली अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ चेंज। लेकिन 19th सेंचुरी आते आते दे एक्सेप्ट दैट सम चेंज वाज इनएविटेबल। कुछ चेंजेस तो ठीक है, लेकिन कुछ चेंजेस, जैसे हम दादा दादी को कुछ चीजों के लिए तो मना लेते हैं ना। दादा दादी को क्या देते हैं, भैया दादू आप प्लीज मोबाइल चला लीजिए, प्लीज आप ये कर लीजिए, लेकिन कुछ चीजों के लिए नहीं मना पाते, है कि नहीं? अब आप दादू दादी को कहे कि आप शॉर्ट्स पहनिए, आप ये करिए, वो करिए, क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो यहीं पर कंजर्वेटिव का भी यही था। कुछ लेवल तक तो उन्होंने चेंज को अपनाया, लेकिन एक लेवल के बाद उन्होंने कहा चेंज वाज इनएविटेबल, चेंज हम नहीं अपना सकते। वो क्या था? बट बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड। उन्होंने कहा पास्ट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे अगर आप मम्मी पापा से बदतमीजी से बात कर रहे हैं तो बड़े लोग आपको टोकेंगे ना, वो क्या कहेंगे कि हम भी तो आपकी सारी बात मानते हैं, मोबाइल्स यूज करते हैं आपके कहने पे अच्छे कपड़े पहनते हैं, आपके कहने पे आपके साथ घूमने जाते हैं, लेकिन अगर आप बदतमीजी से बात करोगे तो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। इज इट ओके? तो इसी तरह से कंजर्वेटिव ने भी कहा, क्या कहा? चेंज वाज इनएविटेबल बट बिलीव दैट पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। क्लियर है? वो चेंज नहीं चाहते थे। चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस, कि चेंज होना चाहिए सोसाइटी में, लेकिन स्लो प्रोसेस से होना चाहिए। इज इट ओके? तो ये थे बेटा लिबरल्स, कंजर्वेटिव एंड रेडिकल्स। अब जरा चलते हैं कि अब आगे क्या हुआ। अब देखते हैं कि थोड़ा सा आगे चलते हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज में क्या हुआ। अब क्या हुआ? कुछ चेंजेस आ रहे थे, कह रहे हैं दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर द साइंस ऑफ ए न्यू टाइम। एक टाइम ऐसा आया जब कुछ इकोनॉमिक चेंजेस आए, न्यू सिटीज एस्टेब्लिश हुई, इंडस्ट्रियल एरियाज बने, रेलवे एक्सपेंड हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अक्कर हुआ। समझ गए बात को? अब इसमें एक टर्म भी आई है, सफ्रागेटे। क्या है? अ मूवमेंट टू गिव विमेन द राइट टू वोट। जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? when any person who is 18 years old age or above is having right to vote, तो आपका सफ्रागेटे मूवमेंट क्या होता है? विमेन इज मूवमेंट टू गिव विमेन द राइट टू वोट। तो अब इसी तरह से अब एक तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अक्कर हुआ। तो इसमें क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन ने सभी मेन विमेन एंड चिल्ड्रंस को फैक्ट्रीज में ला दिया। कह रहे हैं अब वर्क आवर्स बड़े लंबे हुआ करते थे। मैं अब कारण बता रही हूँ कि रशिया के रेवोल्यूशन का रीजन क्या था। आई एम टेलिंग यू द रीजन बिहाइंड दैट। समझ गए बात को? एवरीवन ऑन योर कैमरा, ठीक है, सभी अपने कैमरा ऑन करें, अदरवाइज यू विल बी रिमूव फ्रॉम द क्लास। क्लियर है? ओके। तो हमारा जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन ने सभी को आपका क्या किया? मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन को फैक्ट्रीज तक ला दिया। अब वर्किंग आवर बड़े लंबे थे, वेजेस बड़ी कम मिलती थी, अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन, ये सब कॉमन हो रहा था। और पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, अब क्या हुआ? हाउसिंग एंड सैनिटेशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। क्लियर है? अब लिबरल्स और रेडिकल्स क्या कर रहे थे? इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, भाई कुछ कैसे इनके लिए काम करें, कैसे इनके लिए अच्छा, भाई कैसे इनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें। जो ये वर्किंग आवर्स लॉन्ग है और उनका मतलब उनका कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो कैसे करें इनके साथ।
तो ऑलमोस्ट कह रहे सभी इंडस्ट्रीज इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी बनती जा रही थी। तो लिबरल्स एंड रेडिकल्स ने क्या किया, वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स हुआ करते थे, ठीक है, हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल वेंचर्स, उन्होंने अपनी मेहनत से ये सब कमाया था। दे फेल्ट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज्ड, दैट इज बेनिफिट्स वुड बी अचीव्ड इफ द वर्कफोर्स इन द इकोनॉमी वाज हेल्दी एंड सिटीजंस वर, वो चाहते थे कि भी सिटीजंस हमारे एजुकेटेड हो और उनको हेल्दी कंडीशंस प्रोवाइड की जाए। क्लियर है? अपोज टू द प्रिविलेजेस ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय द बर्थ, दे फर्मली, लेकिन साइड बाय साइड वो ये भी चाहते थे, एक तरफ तो वो क्या चाहते थे कि भाई उनको बेहतरीन सुविधाएं मिले, हेल्दी रहे, वो सिटीजंस एजुकेटेड हो, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या चाहते थे कि फर्मली बिलीव द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर, एंटरप्राइज, इफ द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स आर इंश्योर्ड, इफ द पुअर कुड लेबर, ठीक है, एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेंट, दे बिलीव दैट सोसाइटीज वुड डेवलप। कह रहे हैं अब इसमें क्या हुआ, अब उनका चाहते तो वो भला ही थे कि भाई किसी तरह से इनका भला हो जाए, अब उन्होंने इसके लिए क्या किया, चलो देखते हैं। मैनी वर्किंग मैन एंड वीमेन हु वांटेड चेंजेस इन द वर्ल्ड, तो वो इकट्ठे हो गए लिबरल्स और रेडिकल्स के आसपास। बात समझ में आई? लिबरल्स और रेडिकल्स के आसपास वो इकट्ठे हो गए। कौन इकट्ठे हो गए? जो वर्किंग क्लास थी सारी, जो वर्किंग क्लास अपने लिए कुछ सुधार चाहती थी, वो किसके अराउंड इकट्ठे हो गए? आपका रेडिकल्स, आपका लिबरल्स के अराउंड। ऋषभ की पूछ रही है मम्मी तेरी, इधर भी ध्यान दे दे ऋषभ कुकरेजा, ठीक है, मम्मी को कह दे अभी बस बाद में बात करेंगे, अभी कोई बात नहीं होगी 9 बजे तक, ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ रशियन रेवोल्यूशन पे बात होगी। क्लियर है? ओके, तो हमारा जो है मैनी वर्किंग मैन एंड वीमेन अब जो चेंजेस चाहते थे, अपने लिए सुधार चाहते थे, दे रिलाइड अराउंड लिबरल्स एंड रेडिकल ग्रुप्स, वो इकट्ठे हो गए रेडिकल्स और लिबरल्स के साथ, उन्होंने मिलके क्या किया, पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरी बना ली। क्लियर है? अब क्या हुआ, इन द सम नेशनलिस्ट लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रेवोल्यूशन, वो रेवोल्यूशन चाहते थे, to put an end the kind of government established in the Europe in 1815। कह रहे कुछ नेशनलिस्ट लिबरल्स और रेडिकल्स थे, वो इस तरह का रेवोल्यूशन चाहते थे कि जो गवर्नमेंट यूरोप में पुराने समय से चली आ रही है, राजाओं महाराजाओं के टाइम की 1815 से चली आ रही है, उसका एंड किया जाए। कह रहे इन फ्रांस, इटली एंड जर्मनी एंड रशिया दे बिकेम रेवोल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो, और सारे ये मोनार्क्स को हटाना चाहते थे। मोनार्क्स मतलब ये राजाओं महाराजाओं का ये सिस्टम ही खत्म करना चाहते थे, ठीक है। तो ये लिबरल्स रेडिकल्स के अराउंड कौन आ गए सारे, इनकी हेल्प के लिए जितनी भी वर्किंग क्लास थी। क्लियर है भाई, साइड बाय साइड उनकी भी वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो जाएंगी। अब कह रहे 1815 के बाद ये मजिनी जो है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये इंटरनल में आ सकता है। कह रहे ये मजिनी कौन था, इटालियन नेशनलिस्ट था, हु कॉन्स्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली, जिसने इटली में इस रेवोल्यूशन को लाने में हेल्प की। समझ गए बात को? इज इट ओके? तो इटली से कौन था, मजिनी, इटली से कौन था बेटा, मजिनी, जिसने इस सब चीजों में इसकी हेल्प की। क्लियर है? अब कह रहे कि फिर यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया, जरा उसके बारे में बात करते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? इज इट ओके? वर्किंग क्लास कैसे इकट्ठी हो गई थी। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म ऑफ टू यूरोप, परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन्स ऑफ द होल सोसाइटी। अब जरा इसके बारे में बात करते हैं। अब ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, कि हमारा जो सोशलिज्म यूरोप तक कैसे पहुंचा। कह रहे बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप socialism was a well known body of ideas that attracted widespread attention। सोशलिज्म एक वाइडस्प्रेड बॉडी, एक आइडिया बन गया था। अब आप कहोगे सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म होता है व्हेन आपका means of production are under the means of production are under the government as well as private sector। 3 तरह की इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड, सोशलिस्ट और कौन सी होती है, कैपिटलिस्ट। क्लियर है? सॉरी, सोशलिस्ट में क्या होता है, सोशलिस्ट में गवर्नमेंट के अंडर होता है, मींस ऑफ प्रोडक्शन और अंडर दी गवर्नमेंट कंट्रोल। क्लियर है? मिक्स्ड में दोनों के अंडर होता है और कैपिटलिस्ट में प्राइवेट के अंडर होता है। समझ गए? सोशलिज्म का मतलब होता है सब कुछ गवर्नमेंट ही देखेगी, जॉब्स देनी है, सब कुछ गवर्नमेंट ही देखेगी। क्लियर है?
अब सोशलिस्ट वर द अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, सोशलिस्ट किसके अगेंस्ट थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। वो तो मैंने पहले ही बताया कि भाई गवर्नमेंट के अंडर होता सब कुछ, क्लियर है। एंड सॉ द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम, कह रहे व्हाई इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रोपर्टीड वर कंसर्न्ड ओनली विद द पर्सनल गेन। कह रहे इंडिविजुअल्स के पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी लेकिन वो पर्सनल गेन के लिए यूज किया करते थे। कह रहे सोसाइटी एज अ होल रादर देन द सिंगल इंडिविजुअल्स, अगर सारे मिल के एक प्रॉपर्टी को कंट्रोल करे तो कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट के लिए काम करे, तो सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज। तो इस तरह इसको कहते हैं सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या होता है कि इंडिविजुअल प्रॉफिट की बजाय हम कलेक्टिवली सोशल इंटरेस्ट के लिए काम करें। बात समझ में आई? इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ के किसके लिए काम करें? कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट के लिए काम करें, ठीक है। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर दैट। अब सोशलिस्ट इसके लिए चेंज चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया। सिर्फ समझ में आई बात? इज इट ओके? यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है कि सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म होता है वेयर मींस ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। तो देखते हैं जरा सोशलिज्म कैसे आया। अब सोशलिज्म क्या था? कह रहे सोशलिस्ट, अब सोशलिज्म में मेन भूमिका किसने निभाई? मेन भूमिका निभाई कुछ आपका कोऑपरेटिव का आइडिया लेकर आए। कोऑपरेटिव कौन होते हैं? सारे मिलजुल कर काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा आपस में डिवाइड कर लेंगे। जैसे दोस्त मिलके नहीं जाते, जैसे हम जब खाने पीने के लिए जाते हैं, एवरीवन ऑन योर कैमरा बेटा, सभी अपने कैमरा ऑन करो, ठीक है, वरना क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। यस, वरना क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। जब तक सभी के कैमरा ऑन नहीं होंगे क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। दिस इज द फाइनल अनाउंसमेंट फ्रॉम माय साइड। जब तक आपके कैमरा ऑन नहीं होंगे क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। जयादित्य, दिविजा एंड कुश, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी आपको। कौस्तव, सक्षम, यस, क्लियर। तो हमारा जो है, क्या बात कर रहे थे हम लोग? हम बात कर रहे थे किसके बारे में? हम बात कर रहे थे कि अब आपका जो ये सोशलिज्म, इस तरह से कोऑपरेटिव का आइडिया लेकर दो लोग आए। एक था रॉबर्ट अवन, ठीक है, ये आपके इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, क्लियर है, जिन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने का आइडिया दिया। और इन्होंने क्या किया? एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई कोल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना। ये इंटरनल में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे इटली के अंदर मजीनी था, ठीक है, जो सोशलिज्म को जिसने बढ़ावा दिया था, एक तरह से नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया था। यहाँ पर कौन था? रॉबर्ट अवन, दैट वाज एन इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, क्लियर है, हु बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना, जिन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी। कोऑपरेटिव क्या होता है? जैसे हम सारे फ्रेंड्स मिलकर जाते हैं, सारे फ्रेंड्स मिलकर पार्टी करते हैं, तो पार्टी में जो भी बिल आता है सारे क्या करते हैं? मिलकर दे देते हैं ना। जैसे मान लो 5 दोस्त मिलकर गए हैं, 500 बिल आया, तो हमने 100 क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। तो ये होता है कोऑपरेटिव, क्लियर है। अगर मान लो हमने बॉल खरीदी, बॉल 500 पे बॉल का कोई आपका एक्सपेंस हुआ, तो हमने 100 डिवाइड कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? कोऑपरेटिव, क्लियर है। अब कोई भी इसी तरह से प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को भी इस तरह से हम बांट लेते हैं। तो ये होता है बेटा कोऑपरेटिव कम्युनिटी, क्लियर है। तो इसका आइडिया रॉबर्ट अवन ने दिया, cooperative community called New Harmony in Indiana. Other socialists left that cooperatives could not be built on a wide scale. Clear है। अब इसी तरह से एक बंदा और था, ये तो कहां से था? इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था, यूएसए से था, यूएसए में इसने बनाया, क्लियर है। अब एक पर्सन कौन था? इन फ्रांस। एक पर्सन कौन था बेटा? फ्रांस से था लुइस ब्लैंक। कौन था बेटा? लुइस ब्लैंक, क्लियर है, फ्रांस से था लुइस ब्लैंक। वो चाहते थे, वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज। अभी मैंने क्या बताया? कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? वेयर मींस ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर द प्राइवेट सेक्टर, जहां पर सब चीजें प्राइवेट सेक्टर के अंडर होती हैं, वो था कैपिटलिस्ट। तो एक कौन था? लुइस ब्लैंक, जो कि फ्रांस से था, जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट को रिप्लेस करना चाहता था। और एक था रॉबर्ट अवन, जो कि ब्रिटेन से था, जिसने एक न्यू हार्मनी के नाम से इंडियाना के अंदर एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी। यहां तक समझ में आ गया? यस एवरीबॉडी, इज इट ओके? फिर एक था कार्ल मार्क्स। एक कौन था बेटा? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है। एडेड अदर आइडियाज टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। मार्क्स ने किस चीज का आइडिया दिया? मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैपिटलिस्ट थी। कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? मैंने अभी बताया, कैपिटलिस्ट होते हैं वेयर मींस ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर दी प्राइवेट सेक्टर, जिसमें मींस ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर के अंडर होता है, जिसमें सारा प्राइवेट का ही पैसा लगा होता है और प्राइवेट का ही प्रॉफिट होता है। लेकिन
कार्ल मार्क्स क्या चाहते थे? कार्ल मार्क्स चाहते थे, कह रहे कि भाई कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्री से पैसा लगा हुआ उन्हीं का लगा हुआ है, एंड द प्रॉफिट भी इन्हीं का ही होता है। लेकिन प्रॉफिट कौन बना रहे हैं? वर्कर्स। काम कौन कर रहा है? वर्कर्स काम कर रहे हैं। समझ गए? कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स कुड नॉट इंप्रूव एज लॉन्ग एज द प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय द प्राइवेट कैपिटलिस्ट। कह रहे कंडीशंस जो वर्कर्स की है could not improve as long as this profit was accumulated by the private capitalist। क्लियर है? मतलब जब तक कि वो, अब कंडीशंस तो बेहतरीन नहीं हो सकती ना वर्कर्स की जब तक कि वो प्राइवेट लोग आपका जो है वर्कर्स को ना दिया जाए। तो वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो, वर्कर्स को वो चीज ओवरथ्रो करनी पड़ेगी। एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, उनको इसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा। मैक्स बिलीव दैट, एक ना मैं आपको एक बड़ी फेमस बुक भी बताती हूँ, बड़ी बार एग्जाम में आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, जो हम एसएससी, सीजीएल एंड यूपीएससी लेवल पे बात करते हैं। दास कैपिटल, दास कैपिटल बड़ी ही फेमस बुक है, ये कार्ल मार्क्स की बुक है। इज इट क्लियर? इन्होंने ये किसके अगेंस्ट ये बुक लिखी थी? ये बुक लिखी थी कैपिटलिज्म के अगेंस्ट लिखी थी। ठीक है, दास कैपिटल बुक किसके अगेंस्ट लिखी थी? कैपिटलिज्म के अगेंस्ट लिखी थी। ये चाहते थे भाई कैपिटलिज्म हट जाना चाहिए, वर्कर्स की कंडीशंस बेहतरीन होनी चाहिए। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द कैपिटलिस्ट exploitation, workers had to be construct a radically socialist society जिसमें सारी प्रॉपर्टी सोशली कंट्रोल्ड होनी चाहिए। क्लियर है? मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी सोशली कंट्रोल्ड होनी चाहिए। तो यहां तक समझ में आ गया? यस एवरीवन। अब इसको क्या हुआ, सपोर्ट किसने किया? कह रहे बाय द 1870 सोशलिस्ट आइडिया यूरोप में फैल गया। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई, सेकंड इंटरनेशनल। ये भी एक इंटरनल का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। क्लियर है? अभी तक इंटरनल के क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत सारे बताए। कह रहे बाय द 1870 सोशलिज्म का आइडिया यूरोप तक फैल गया। 1870 आते आते तक ये सोशलिज्म का आइडिया यूरोप तक स्प्रेड थ्रू यूरोप से फैलता गया। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स, तो सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी जिसको सेकंड इंटरनेशनल नाम दिया गया। कह रहे इंग्लैंड एंड जर्मनी में भी एसोसिएशंस बनने लगी। अब उन्होंने फंड्स वगैरह आपका कलेक्ट करने शुरू कर दिए एंड डिमांडेड कि वर्किंग आवर्स को कम किया जाना चाहिए। अब वर्कर्स की कंडीशंस को बेहतरीन करने के लिए ये सब चल रहा था। तो अब जर्मनी में क्या हुआ? जर्मनी में एक पार्टी बनाई गई। इन जर्मनी दीज एसोसिएशंस वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। जर्मनी में क्या हुआ? दीज एसोसिएशंस, कुछ एसोसिएशंस जो बनाई गई, इन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ काम किया। इज इट ओके? और 1905 आते आते तक क्या हुआ? देखो पहले तो जर्मनी में पार्टी बनाई ना सोशलिस्ट, कौन सी पार्टी बनाई? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। 1905 तक आते आते आपकी लेबर पार्टी भी बना दी गई। कहां पर? ब्रिटेन में। और सोशलिस्ट पार्टी कहां पर बना दी गई? फ्रांस में। इज इट क्लियर? देखो 3 पार्टीज बनी। कौन सी? वर्कर्स के वेलफेयर के लिए बनी। पहली कौन सी बनी? जल्दी से बताइए। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ देने लगी एसोसिएशंस। क्लियर है? और ब्रिटेन में कौन सी पार्टी बनी? लेबर पार्टी बनी। क्लियर है? और सोशलिस्ट पार्टी कहां पर बनी? फ्रांस में बनी। इज इट ओके? अब 1914 आते आते तक, however till 1914 socialists never succeeded in forming a government in Europe। लेकिन 1914 आते आते तक भी, चाहे बेशक से ये सोशलिज्म आ गया हो, ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट फिर भी नहीं बना पाए। गवर्नमेंट फिर भी नहीं बना पाए। representative by strong figures in the parliamentary figures did shape legislation but government continued to run। अभी भी वहीं पर वो लिबरल, कंजर्वेटिव और रेडिकल्स वाला रूल चल रहा था। अब आप जानते हैं ना लिबरल्स कौन थे, कंजर्वेटिव कौन थे और रेडिकल्स कौन थे? जानते हैं कि नहीं जानते? यस और नो? इज इट ओके? जानते हैं ना हम? क्लियर है? तो चलिए अब जरा चलते हैं हम। अब ये हमारा ये जो चैप्टर दिखा रखा है, ये चैप्टर दिखा रखा है। कह रहे दिस इज अ पेंटिंग ऑफ पेरिस कम्यून ऑफ 1871। कह रहे ये किस चीज का सीन बता रहा है? फ्रॉम द पॉपुलर अपराइजिंग इन द पेरिस बिटवीन मार्च एंड मे। ये वो पीरियड था फ्रांस के अंदर, जो लोग इकट्ठे हो गए थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। भाई अब बहुत हो गया और हमें अब क्या चाहिए? अब हमारा मतलब फ्रांस के अंदर, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, फ्रांस के अंदर भी तो एक सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई थी ना, तो ये उसी का ही सीन है। इज इट क्लियर? यस एवरीवन। लेकिन वो एक अलग बात है कि उसका रिजल्ट 1905 में मिला। फ्रांस में पार्टी कब तक मिली थी उनको? 1905 तक लेबर पार्टी बनाई गई थी ना,
कहाँ पे? आपका ब्रिटेन में। और सोशलिस्ट पार्टी कहाँ पर बनाई गई थी? फ्रांस में। इज इट ओके? यस एवरीवन, क्लियर है? ठीक है बेटा, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अब सेकेंड चैप्टर, रशियन रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा इसके अंदर हम लोगों को, जरा देखते हैं। अब रशियन रेवोल्यूशन कैसे आया, जरा इसके बारे में जानते हैं। कह रहे सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। रशियन रेवोल्यूशन के बाद सोशलिस्ट, जो सोशलिज्म शुरू हुआ था, कहां से शुरू हुआ था? यूरोप से शुरू हुआ था, और वो रशिया तक पहुंच गया था। कहां तक पहुंच गया था? रशिया तक उसकी लहर आ गई थी। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो कह रहे कि सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन। कह रहे इससे पहले फॉल ऑफ मोनार्की, फरवरी में राजा को हटा दिया गया। फॉल ऑफ मोनार्की, फॉल ऑफ मोनार्की कब हुआ था? फरवरी 1917 में। कह रहे हैं रशियन रेवोल्यूशन कहते किसको है? रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड अक्टूबर, इवेंट्स ऑफ अक्टूबर, जो भी अक्टूबर में घटित हुआ, द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर कॉल्ड रशियन रेवोल्यूशन दैट वाज स्टार्टेड विद द फॉल ऑफ मोनार्क इन द फरवरी। जरा जानते हैं कि क्या हुआ था 1914 से लेकर और 1917 तक, देखते हैं जरा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देखते हैं, बड़ा मजा आएगा अभी हमें। ठीक है, 19, अभी तक हम बोर हुए लेकिन अब बड़ा मजा आने वाला है हम लोगों को ना, बड़ा ही मजा आने वाला है। क्लियर है? अब देखो 1914 के अंदर क्या हुआ, सार निकोलस, अभी नेक्स्ट इंटरनल है हमारा, नेक्स्ट इंटरनल कौन सा है? सार निकोलस। क्लियर है? ये कौन था? रूलर था, ये किंग था रशिया का। समझ गए बात को? ठीक है, इन 1914 सार निकोलस रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को। अब रशियन एम्पायर में आज की डेट में क्या क्या है, इसको याद करने का बढ़िया तरीका बता रही हूँ, इसको आप फ्लू से याद कर लो। कैसे याद कर लो? अब देखो, अगर आपको रशियन एम्पायर के बारे में लिखने के लिए आ जाए कि राइट डाउन ऑन रशियन एम्पायर इन 1914, तो कैसे लिखेंगे? पहली चीज तो ये लिख देंगे कि 1914 में सार निकोलस रूल कर रहा था। दूसरी चीज ये लिख देंगे कि रशिया के नियर बाय कौन कौन सी कंट्रीज है करंट डे में। एफ से हो गया फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, यू से यूक्रेन, ई से एस्टोनिया। क्लियर है? और एशिया में क्या हो गया? एशिया में हमारा हो गया आपका जो है, एशिया में हम इसको बार बार क्या कह रहे थे? फ्लू में आपका हम हर किसी को जाने के बारे में कहते हैं, फ्लू फैला हुआ है जा यहाँ से, फ्लू फैला हुआ है जा यहाँ से। ठीक है, तो जॉर्जिया, अर्मीनिया और अजरबैजान, ये एशियन कंट्रीज है जो किसके अराउंड लगती है? रशिया के नियर बाय कंट्रीज। इज इट क्लियर? यस एवरीवन, ये अब हमें कभी भी हम भूलेंगे नहीं। ठीक है, फ्लू फैला हुआ है जा यहाँ से, तो ये रशियन रेवोल्यूशन भी तो एक तरह का फ्लू ही था। ठीक है, जो शुरू कहां से हुआ? यूरोप से हुआ, 1815 से शुरू हुआ। बात समझ में आई? मजनी के समय का ये शुरू हुआ, इटली से शुरू हुआ और चलते चलते कहां तक आ गया? फ्रांस से। वैसे तो देखा जाए तो फ्रांस से शुरू हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू हुआ यूरोप से, और ये रशिया में पहुंच गया। क्लियर है? तो रशिया में पहुंच गया, जरा आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं कि रशियन रेवोल्यूशन क्या था? 1914 में सार निकोलस, एक नाम का किंग था, वो रूल कर रहा था। उसके अराउंड, रशिया के अराउंड क्या है आज की डेट में? फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ठीक है, और पार्ट ये पोलैंड हो गया, कि उनके लैंड के आसपास फ्लू फैला हुआ था, तो हम सभी को कह रहे थे जाओ यहाँ से। क्लियर है? ठीक है, तो हमारा जो है ये इसके आसपास की कंट्रीज है। मेजोरिटी रिलीजन कौन सी थी? क्रिश्चियनिटी थी। यहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रह रही थी। क्लियर है? क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रह रही थी, लेकिन इसमें प्रोटेस्टर्स भी थे, बुद्धिज्म भी थे, मुस्लिम्स भी थे। क्लियर है? अब ये सारा याद करने की जरूरत नहीं है आपको मैप, अब मैंने आपको मेमोरी टेक्निक से लर्न करा दिया है। क्लियर है? कह रहे हैं अब क्या हुआ 20वीं सेंचुरी आते आते, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। कह रहे हैं जो हमारी रशिया की पॉपुलेशन थी ना, वो मेनली एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थी। 85% ऑफ द रशियन एम्पायर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से ही अर्न किया करती थी। क्लियर है? और फ्रांस और जर्मनी में ये प्रपोर्शन क्या था? 40 एंड 50%। क्लियर है? रशिया में 85% एग्रीकल्चरिस्ट थे, और फ्रांस और जर्मनी के अंदर ये प्रपोर्शन जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड था, वो 40 और 50% था। कह रहे इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस मोर द मोस्ट फॉर द मार्केट एज द वेल देयर ओन नीड्स, एंड रशिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द ग्रेन। अब कह रहे हैं कि नेचुरल सी बात है कि रशिया में ज्यादा वीट का प्रोडक्शन होता था, तो रशिया ही एक्सपोर्ट करेगा ना, रशिया ही एक्सपोर्ट करेगा मेनली। बात समझ में आ रही है?
क्योंकि रशिया में 85% एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था और फ्रांस और जर्मनी में 40 और 50% था। कह रहे इंडस्ट्री वाज फाउंड इन द पॉकेट्स। क्लियर है? प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज कौन से थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है इंटरनल के अंदर। अब प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया कौन से थे? सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, ये मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज थे। पीटर्सबर्ग और मॉस्को ये हमारे मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज थे, ये भी एक इंटरनल बनता है हमारा यहाँ पर। कह रहे क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्री, अब अलोंग साइड क्राफ्ट वर्कशॉप बहुत सारी फैक्ट्रीज बनने लगी, बहुत सारी फैक्ट्रीज 1890 आते आते तक बन गई। जब रशिया रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी यहाँ पर, ठीक है, तो आपका कोयले का प्रोडक्शन तो डबल हो गया और आयरन और स्टील का प्रोडक्शन तो 4 गुना हो गया। क्लियर? तो 1900 आते आते तक, 1900 आते आते तक फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्टमैन आपके लगभग इक्वल हो गए थे। मतलब फैक्ट्री, मतलब लोग, भाई जो वर्किंग क्लास थी ना वो बढ़ती गई थी। वर्किंग क्लास क्या थी? बढ़ती गई थी। पॉकेट्स का मतलब ये है बेटा कि भाई अब इंडस्ट्री हर जगह पर मिल रही थी हमारे को, उसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बात समझ में आई? क्लियर है? हर जगह पर आपको इंडस्ट्रीज आपको, और प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई थी, इसलिए वो जेब में लिए घूमते थे। कहने का मतलब है प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ना, मोस्ट इंडस्ट्रीज वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द इंडस्ट्रियल्स। तो पावर किसके पास थी? इंडस्ट्रियल्स के पास थी, इसीलिए उनकी जेब में रहती थी पावर। क्लियर है? बात समझ में आई? इसीलिए उसको कहा गया कि जो इंडस्ट्रीज थी उनकी जेब में रहा करती थी। कह रहे वर्कर्स को भी अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट लार्ज फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। यानी क्राफ्ट यूनिट और स्मॉल वर्कशॉप में वर्किंग डे तो कई बार 15-15 घंटे चला जाया करता था, ठीक है, जो कि फैक्ट्रीज में 10 से 12 घंटे हुआ करता था। अब क्या हुआ, और हालांकि एकोमोडेशन वेरिड फ्रॉम रूम्स टू, आपका जो है डॉर्मिटोरियल, कहने का मतलब ये एकोमोडेशन समझते हो, जहां पर लोग रहा करते हैं, एक वर्किंग प्लेस से जहां पर लोग रहते हैं उसको एकोमोडेशन कहते हैं। एकोमोडेशन दूर हुआ करती थी। कह रहे हैं वर्कर्स भी सोशल ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। कैसे डिवाइड हो गए थे? अब कुछ के तो सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस, जो गांव से आए थे, कुछ लोग सिटीज में सेटल हो गए थे। अब वर्कर्स क्लास कैसे डिवाइड हो गई थी जरा देखो। एक मेटल वर्कर थे ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, देखो दो इंडस्ट्रियल सिटीज कौन सी थी? पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। जो मेटल वर्कर्स थे ना पीटर्सबर्ग के, उनको मेटल वर्कर्स कहते हैं। मेटल वर्कर्स कंसिडर देमसेल्फ अरिस्टोक्रेट्स, मतलब वो अपने आप को बड़ा स्पेशल फीलिंग देने लगे थे, भाई हम तो स्पेशल ही हैं। समझ गए बात को? ठीक है। एंड देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल, कि भाई उनके ऑक्यूपेशन सीखने के लिए ज्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, वो अपने आप को ऐसे शो किया करते थे। क्लियर? विमेन मेड अप ऑफ 31% ऑफ द फैक्ट्रीज लेबर, और जो विमेन थी वो सिर्फ 31% ही थी आपका फैक्ट्री वर्कर का, ठीक है, बाय द 1914। लेकिन उनको ना मेन के बराबर, हालांकि वो मेन के बराबर ही काम करती थी, जितने घंटे आपका मेन काम करते थे उतने घंटे ही विमेन काम करती थी, लेकिन उनको लेस आपका जो है प्रोवाइड करते थे। जो वेजेस थी उनकी कम थी, उनकी वेजेस थी बिटवीन हाफ एंड 3/4। क्लियर है? या तो उनको हाफ मिलता था या 3/4 मिलता था, तो ये भी आपका बड़ा गलत हो रहा था। डिविजन्स भी हो गई थी वर्कर्स के अंदर, अब उनकी ड्रेस भी अलग हो गई थी, मेटल वर्कर्स अपने आप को स्पेशल फील करने लगे थे, तो ये सब शुरू हो गया था। अब डिविजन्स के बावजूद वर्कर्स डिड यूनाइट, वर्कर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने स्ट्राइक कर दी। दे डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल। अब उन्होंने क्या स्ट्राइक कर दी कि भाई ये वर्किंग कंडीशंस एक तो अच्छी नहीं है हमारी, क्लियर है, वर्किंग आवर्स बड़े लॉन्ग है, जो रहने की जगह है वो बड़ी दूर दूर पर है, और दूर दूर तो छोड़ो कि अगर मान लो अगर हमें सैनिटेशन के लिए अभी किसी भी काम के लिए जाना पड़ता है तो चौथे फ्लोर से नीचे वो भी -40 डिग्री में जाना पड़ता है, तो ये सब प्रॉब्लम वर्किंग क्लास को फेस करनी पड़ रही थी। तो दे यूनाइटेड, वो इकट्ठे हुए, ठीक है। एंड फिर क्या हुआ, दीज स्ट्राइक्स टुक प्लेस इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी ये स्ट्राइक्स हुई, मेटल इंडस्ट्री में 1902 में हुई, और आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 1896-97 में हुई। अब कंट्री साइड में क्या हुआ, पीजेंट्स कल्टीवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। पीजेंट साइड्स में अब देखो ये तो वर्किंग क्लास की प्रॉब्लम थी, अब पीजेंट क्लास भी थोड़ी सी, वो कहते हैं ना, वो उसको देख के भाई हम भी बिगड़ गए, जैसे बड़े को देख के छोटा भाई भी बिगड़ जाता है। बड़ा स्कूल नहीं जा रहा तो छोटा कहता है मैं भी नहीं जाऊंगा, मम्मी बड़ा जाएगा तभी जाऊंगा। तो वर्किंग क्लास की वही बात हो गया। वर्किंग क्लास तो चलो हो ही रही थी, वर्किंग क्लास में तो प्रॉब्लम चल ही रही है,
ठीक है। अब साथ में पीजेंट क्लास में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई, भैया उसको देखा देखी अब पीजेंट क्लास भी शुरू हो गई। अब पीजेंट क्लास कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, बट द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन लार्ज प्रॉपर्टीज, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी। लाइक वर्कर्स, पीजेंट्स भी डिवाइड हो गए। अब कुछ पीजेंट्स तो ऐसे थे जो आपका जो है आजाद चाहते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी से आजादी चाहते थे, और कुछ चाहते थे नोबल्स के नीचे काम करना चाहते थे। इज इट क्लियर? अब पीजेंट्स क्लास भी डिवाइड होने लगी, कुछ नोबल्स के नीचे काम करना चाहते थे और कुछ नोबल्स के दूर काम करना चाहते थे। इज इट क्लियर? तो इस तरह से फ्रांस की तरह सिचुएशन हो गई थी, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रिटेनी में हुई थी सिचुएशन, ये बिल्कुल सेम सिचुएशन हुई थी। अब कह रहे रशिया में पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ नोबल्स, रशिया में तो चाहते थे कि पीजेंट्स की जो लैंड है ना नोबल्स की, वो उनको दी जानी चाहिए। फ्रिक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड, उन्होंने भी मर्डर करना शुरू कर दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह, उन्होंने भी ये सब शुरू कर दिया। अब 1902 में दिस अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रशिया। 1902 आते आते तक दिस अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन द साउथ रशिया, ये बहुत बड़े लेवल पर हो रहा था। कहां पर? साउथ रशिया में बहुत बड़े लेवल पर ये प्रॉब्लम अकर हो गई थी। और 1905 आते आते तक ये इंसिडेंट्स हर जगह होने लगे। क्लियर है? तो ये कॉमन बात हो गई थी। इसका रीजन अब मैंने आपको बता दिया कि रीजन क्या था, समझ गए बात को कि क्या रीजन था, ये प्रॉब्लम किस लिए अकर हो गई थी। अब जरा इसके आगे देखते हैं। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन पीजेंट्स क्योंकि दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर। रशियन पीजेंट्स लेकिन यूरोपियन पीजेंट्स से तो अलग थे, उन्होंने अपनी लैंड टुगेदर पूल की periodically and their commune divided in according to the needs of individual families, मतलब उन्होंने कलेक्टिव आपका एग्रीकल्चर किया, लेकिन वो तो इंडिविजुअल आपका करना चाहते थे ना, इन्होंने कलेक्टिव सिस्टम शुरू किया। जैसे वो लगान मूवी देखी है ना, विलेज में सारे लोग मिलकर टैक्स इकट्ठा करते हैं और फिर वो विलेज कम्युनिटी एक बार वो ब्रिटिशर्स आते हैं और उनको टैक्स देती है, जैसे लगान मूवी में हुआ था। तो इस तरह का कुछ सिस्टम रशिया में इन्होंने किया। अब कह रहे हैं कि सारी की सारी पार्टीज इलीगल थी रशिया के अंदर, जो भी 1914 से पहले जो पार्टीज बनी थी ना, सारी की सारी इलीगल थी। एक तो बनी थी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898 में, ये भी इलीगल कहते हैं, कह रहे हैं कि ये मार्क्स के आइडियाज के ऊपर बेस थी। क्लियर है? इसको भी इलीगल कहा। दूसरी पार्टी कौन सी थी? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी 1900 में, ये भी इलीगल कही गई। बात समझ में आई? कह रहे 1914 से पहले, 1914 से पहले जो भी पार्टीज बनी वो सारी कैसी पार्टीज थी? इलीगल पार्टीज थी। तो कौन सी पार्टीज बनी थी 1914 से पहले हमारी रशिया के अंदर जो इलीगल पार्टीज डिक्लेयर हुई? ये भी इंटरनल का क्वेश्चन बन सकता है। एक तो कौन सी थी बेटा? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन द रशिया ना बिफोर 1914। वन वाज द सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ठीक है, वाज फाउंडेड इन 1898 बाय सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज, एंड अदर वाज, और दूसरी कौन सी पार्टी थी जिसको इलीगल डिक्लेयर किया? दैट वाज द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900, इसको भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। कह रहे दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट्स एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू द नोबल्स ट्रांसफर टू द पीजेंट्स। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट्स। ठीक है, अब जन्म हुआ किसका? सोशलिज्म में अब कौन आ गया बेटा? अब आया दिस पार्टी, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, इस पार्टी ने बड़ा ही स्ट्रगल किया पीजेंट्स के राइट के लिए। किसने किया बेटा? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी ने बड़ा ही स्ट्रगल किया पीजेंट्स के राइट्स के लिए, एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स। इसने ये कहा कि जो भी पीजेंट्स की जमीन है ना, नोबल्स की जमीन है ना, वो आपका पीजेंट्स को दे दी जाए। सोशल डेमोक्रेट्स लेकिन इसके ऊपर डिसएग्री हो रहे थे। जो इलीगल पार्टी नहीं बनी थी, दो इलीगल पार्टी बनी थी ना 1914 से पहले, वो कह रहे कि भैया नहीं देनी, वो अपोज कर रहे थे। अब आ गया, अब एंट्री हुई लेनिन की। किसकी एंट्री हुई? लेनिन की एंट्री हुई। बात समझ में आई? इज इट क्लियर? नेक्स्ट इंटरनल, अब किसकी एंट्री होती है? लेनिन की एंट्री होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है रशियन रेवोल्यूशन के अंदर। लेनिन ने ऐसा फेल्ट किया कि पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, कुछ तो गरीब है, कुछ अमीर है, कुछ लेबरर्स है, कुछ कैपिटलिस्ट है। समझ गए बात को? कुछ अमीर है, कुछ गरीब है, बस इतना ही कर लो। कुछ लेबरर्स है, कुछ कैपिटलिस्ट है। द पार्टी वाज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब व्लादिमीर लेनिन ने एक ग्रुप बनाया, बोल्शेविक ग्रुप। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल्शेविक ग्रुप के लीडर कौन थे? लेनिन। लेनिन ने क्या कहा कि जो पीजेंट्स हैं वो भी आपके दो तरह के, कुछ रिच है, कुछ पुअर है।
कुछ कैपिटलिस्ट है और कुछ कौन है बेटा, आपका जो है लेबरर्स है। क्लियर है? तो व्लादिमीर लेनिन कौन सी पार्टी के फाउंडर थे? आपका बोल्शेविक ग्रुप के फाउंडर थे। सो दैट इन एन रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक सारिस्ट रशिया, जो पार्टी है शुड बी डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। भाई उसने ये कहा था कि भाई जो लेनिन ने पता है क्या कहा, जो पार्टी होनी चाहिए ना, एक तो डिसिप्लिन होनी चाहिए और शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट मेंबर्स। इसने ये कहा भी कुछ लोग होने चाहिए जो उसको कंट्रोल करे। बात समझ में आ रही है? भाई कुछ लोग होने चाहिए, ठीक है? अरिस्टोक्रेसी तो नहीं होनी चाहिए भाई, ऑटोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, वन पार्टी रूल नहीं होना चाहिए, लेकिन क्वालिटी ऑफ मेंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दैट शुड बी रूल्ड बाय क्वालिटी ऑफ मेंबर्स। ये लेनिन ने कहा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉक है। लेकिन कुछ मेंशेविक्स थे, उन्होंने कहा पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, भाई पार्टी तो सभी को ओपन होनी चाहिए। ये सब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है? लेनिन कहता है कि पार्टी जो है शुड बी आपका डिसिप्लिन होनी चाहिए एंड शुड बी कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। क्लियर है? क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। लेकिन मेंशेविक्स क्या चाहते थे? द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। इज इट क्लियर? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सभी को पता होना चाहिए। आज की क्लास में तो बेटा 2 ही चैप्टर हो पाएंगे, बाकी कल की क्लास में करेंगे। मेरे को लगता है दूसरा चैप्टर भी शायद ना ही हो पाए पूरा, तो कल करें इसको, कंटिन्यू करें कल की क्लास में कंटिन्यू करें इसको। अरे कैमरा ऑन करो बेटा, एवरीवन ऑन योर कैमरा। तो कल की क्लास में मिलते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। टिल देन